Hello, my dear friends. How are you? I think you all are pretty well and enjoying my previous sessions. Okay, so in this session, we are going to discuss very important section of our Indian polity, that is union and its territory. We have covered the historical background of Indian constitution and also the making of Indian constitution. If and in the previous session we have covered preamble of constitution as well. If you haven't watched them, then go to the playlist of this channel, that is constitution, okay, and enjoy them. So this session is related with union and its territory. Biopsy. I have cracked many competitive examination, including UPSC, NDA, CDS, Assistant Commandant examination, and FCAT examination, twice with 200 plus marks each time. Okay, so do not waste our time. Let's move on to today's session and enjoy it together. Make this session a success. So, first article of union and its territory is showing on your screen. The article first, बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है हमारा वो पार्ट फर्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। और ये जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट है वो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक कवर होता है। आज हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट इंडिया एज that is also known as भारत as a union of states। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जाने कितनी बार देखा होगा इस क्वेश्चन को कि जो आर्टिकल 1 में है भारत को क्या नाम दिया गया, इंडिया। दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन बोला गया स्टेट्स का, ओके। अभी मैं आगे बताऊंगा, जैसे यूएसए है उसको क्या कहा गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, ओके। यही यहां पे लिखा हुआ है, देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज किया गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का। दिस प्रोविजन डील्स टू थिंग्स। वन, नेम ऑफ द कंट्री। नेम ऑफ द कंट्री क्या है, इंडिया, दैट इज भारत। सेकेंड, टाइप ऑफ पॉलिटी, कि वहां की राजनीति कैसी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू अवर भीमराव अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके। द फ्रेजेस यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन। यूनियन ऑफ स्टेट का यूज प्रेफर किया गया है फेडरेशन ऑफ स्टेट की तुलना में, कंपैरिजन में। क्यों किया गया है, इसके दो रीजन है। कौन कौन से हैं, चलो डिस्कस करते हैं। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। कि जो भारत का फेडरेशन है ना, वो अमेरिका के फेडरेशन की तरह एग्रीमेंट का कोई परिणाम नहीं है कि किसी तरीके से एग्रीमेंट हमने कर लिया और राज्यों को आपस में मिला लिया हो। नहीं, ये किसी भी तरीके का एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। जैसा कि अमेरिका का फेडरेशन क्या है, एग्रीमेंट किए गए हैं, ठीक है ना, तभी उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। ना कि भारत का नाम थोड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके। भारत तो सीधा इंडिया है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड states have no right to secede from the federation। और भारत के राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो यूनियन या कि संघ से अलग हो सके, भारत से अलग हो सके। भारत के किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं मिला है कि वो भारत से अलग हो सके, ठीक है ना। यही दो रीजन है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह डिफाइन किया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की तरह, okay। Let's move on to the another important point. Article 1, the territory of India can be classified in 3 categories। और जो भारत की टेरिटरीज हैं आर्टिकल 1 में उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। स्टेट्स बेसिकली यूपी, एमपी, केरला, तमिलनाडु, ये सब, ठीक है ना, टेरिटरीज ऑफ स्टेट। एंड सेकेंड कैटेगरी क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज आल्सो नोन एज यूटीज, सॉरी, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज, दैट इज आल्सो नोन एज इन शॉर्ट यूटीज, ओके। यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब क्या है, यूटीज हैं, ठीक है। एंड थर्ड है टेरिटरीज दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। भारत के संविधान को जब बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था ना, तो सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि वो तो टेरिटरीज हैं ही हैं जो भारत की हैं,
और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, इसमें वो भी शामिल हो जाएंगे जिनको भविष्य में भारत की संसद भारत में विलय करती है, उनको शामिल करती है और सारे स्टेट भारत के यूनियन में आ जाएंगे। और जैसे ही वो भारत के यूनियन में शामिल होंगे उनको कोई अधिकार नहीं होगा कि वो भारत के यूनियन से अलग हो सके, लाइफ टाइम कोई अधिकार नहीं होगा। देयर इज नो प्रोविजन, ओके, देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। और इसके अंतर्गत कुछ स्पेशल प्रोविजन भी कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं भारत के संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के तहत। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ये आपको याद कर लेने हैं, मतलब याद क्या करने हैं, बस देख लेने हैं बेसिकली। ये मैंने तो जहां तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने पार्ट तक जो मैंने लास्ट स्लाइड कवर की थी उसी से पूछ लिए जाते हैं, ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आर्टिकल 1 में इंडिया को किस तरह डिफाइन किया है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। और रीजन क्या है वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। Okay, let's move on to the another article. That is Article 2. Okay, this is also a very important article that covers under the section of Union and its territory. Okay, empowers the Parliament to admit the Union of India. Power establish new state on such term condition as it thinks fit. Means कि आर्टिकल जो 12 है वो एम्पावर्स यानी कि अथॉरिटी पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी नए स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकती है, ओके, उन कंडीशंस पे एस्टेब्लिश कर सकती है जैसा कि वो उचित समझे, प्रॉपर उसको लगे वो कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट, ओके। आई थिंक आर्टिकल 2 इज क्लियर बिकॉज आर्टिकल 2 से बस इतना ही पढ़ना है आपको। वही कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में पूछा था। तो आर्टिकल 2 तो मैं बता दूं लंबा चौड़ा है, 8-10 स्लाइड उसी में कवर कर दूं, लेकिन क्या फायदा। आर्टिकल 1 को अच्छे से समझाया है, क्यों उससे क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 2 से नहीं याद रखना है कि आर्टिकल 2 में क्या है, ठीक है। क्या है मेन कीवर्ड, क्या है? एम्पावर द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट्स, ओके, एंड एडमिट इनटू देम यूनियन ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 3 को हम लोग कंसीडर करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज में चेंज कर सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, ओके। इन आर्टिकल 3 2 conditions have been mentioned. The state reorganization ordinance can be introduced only after president removal। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बता नहीं सकता। कि आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि 2 कंडीशंस को मेंशन की गई है। पहली कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट की पायर यानी कि मतलब पायर माने होता पहले ही प्रेसिडेंट को हमें क्या देना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस को पास कर सकती पार्लियामेंट, तभी। मतलब कोई भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस से संबंधित कोई भी एक्ट होगा उसको पार्लियामेंट में तभी लाया जा सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसे प्रायर अप्रूवल ना दे दे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, prior to the recommendation the president sends the ordinance to go for the opinion of the respective state legislature। और उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको जो संबंधित राज्य है जिसकी बाउंड्रीज या नेम में चेंज किया जाना है उसकी लेजिस्लेचर में भेज देता है, ठीक है। अब दिस वोट शुड बी गिवन विद इन अ सर्टेन लिमिट। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू ओबे द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर को कोई काम नहीं है। अगर लेजिस्लेचर कहे कि नहीं हम तो ये नहीं मानते तो उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में पास हो चुका है और प्रेसिडेंट ने प्रायर अप्रूवल दे दिया है। लेजिस्लेचर चिल्लाता है कि हमें नहीं बदलना बाउंड्रीज का नाम, नहीं करना ये सब, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने प्रायर अप्रूवल दे रखी है तो कुछ भी कर लो, अब तो वो होके रहेगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। द यूनियन गवर्नमेंट कैन एंड द स्टेट। और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी राज्य को खत्म कर सकती है, उसके राज्य का दर्जा छीन सकती है। जैसे कि अभी हुआ था जम्मू कश्मीर के, राज्य का दर्जा छीन लिया ना, उसे यूटीज का दर्जा दे दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। जो जम्मू कश्मीर के नेता थे और बाकी सब विरोध करते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्यों? प्रेसिडेंट ने प्रायर अप्रूवल दे दी और संसद में बिल भी पास हो गया। ऐसे तेलंगाना के केस में हुआ था कि आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेचर थी उसने विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, तेलंगाना अलग हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने प्रायर अप्रूवल दे दी और
जो हमारी पार्लियामेंट थी उसने ये एक्ट पास कर दिया। अब तुम जितना होते हो चिल्लाते हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अमेरिका इज कॉल्ड इंडिजिनस यूनियन ऑफ इंडिजिनस स्टेट। ओके, let's move on to the another article, that is article 4. Article 4 is a very important article, that's why I have covered it here very deeply. Okay, the entry or formation of new states, मतलब कि किसी न्यू स्टेट को भारत में विलय करना है। जैसे सिक्किम के केस में हुआ था, क्या था, कोई नया टेरिटरी थी, उसको भारत के इंडियन यूनियन में उसको लाया गया था, ठीक है। एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, changes in the border areas and names will not be considered as amendment under 368 of the constitution। देखिए, कहने का मतलब है कि हमने कुछ चेंज किया किसी न्यू स्टेट्स को, उसको एडमिट किया, तो ये जो हम एडमिट का काम कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल 368 के अंडर रह के नहीं करेगी पार्लियामेंट, ठीक है ना। कोई अमेंडमेंट ला करके आर्टिकल 368 क्या है हमारा, बेसिकली सीए से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोसीजर संबंधित है आर्टिकल 368। ओके, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, और आगे भी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हम कवर करते आएंगे। आज 1 to 4 कवर करेंगे, ऐसे ही आप सिटीजनशिप का कवर करेंगे, ठीक है ना, आगे चलते चलेंगे, ठीक है। बट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल यार, आई एम working very hard for you. Okay, I upload every day 1 or 2 videos. One video is related to vocabulary or English grammar, and the second video is related with GS. Okay, so please subscribe करो यार, फ्री में इतना सब कुछ मिलेगा आपको। As amendment under Article 368 of the Constitution. Okay, does the power of Parliament to diminish the area of state include also the power to secede Indian territory to a foreign country? देखिए इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, ये जहां तक क्वेश्चन मार्क है ना, यहां से यहां तक इसको अच्छे से पढ़िए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, और अब पढ़िए और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस आर्टिकल 4 से रेज होता है वो क्या है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट एरिया तो कम कर सकती है। चलो ठीक है, मान लिया पार्लियामेंट ने किसी भी स्टेट का एरिया कम कर दिया, उसका दर्जा छीन लिया, ठीक है, ओके, दैट्स ओके। बट क्या पार्लियामेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो भारत का कोई राज्य है उसे विदेश के हाथों में सौंप दे? क्या ये कर सकती है पार्लियामेंट? कहने का मतलब है चलिए पार्लियामेंट ने सिक्किम को भारत में मिलाया, ऑल राइट, दैट्स ओके, बट क्या पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, मान लो जम्मू कश्मीर को पार्लियामेंट क्या पाकिस्तान को दे सकती है, या कोई भी राज्य है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए नागालैंड है, नागालैंड को क्या पार्लियामेंट चीन को दे सकती है कि पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर दे कि नागालैंड तो अब चीन का है? क्या ऐसा कर सकती है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हमें समझना है, ठीक है, आर्टिकल 4 के अंदर। चलिए देखते हैं क्या प्रोविजन है और क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, और कर सकती तो कैसे कर सकती, नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती। ओके, दिस क्वेश्चन केम अप फॉर एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। ऐसा क्वेश्चन कब जनरेट हुआ? 1960 में, जब प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट में, तभी ये क्वेश्चन रेज हुआ कि पार्लियामेंट के पास क्या ये अथॉरिटी है कि वो भारत के किसी स्टेट को किसी दूसरी कंट्री को दे सके? क्या ये अधिकार है पार्लियामेंट के पास? लेट्स डिस्कस द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड अ पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल। देखिए ये केस कब हुआ था? बेरूबरी, जो कि एक वेस्ट बंगाल में एक गांव पड़ता है, ठीक है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने थोड़ा सा डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, दे देते हैं, क्योंकि जो इसका केस बहुत उल्टा सीधा है बेरूबरी का। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आधा पार्ट क्या है वो पाकिस्तान में, आधा मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, ठीक है ना। तब बांग्लादेश बना नहीं था, वो तो बाद में बना है, 1960 के बाद बना है, ठीक है। तो ये केस आ गया कि आधा जो बेरूबरी था वो पाकिस्तान को चला जाता था, मतलब ऐसा केस बना था, ऐसी उल्टी सीधी बाउंड्री खींची गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि लोगों का आधा घर पाकिस्तान में था, आधा भारत में था। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, साला आधा घर तो हमारा पाकिस्तान में और आधा इंडिया में, अब कैसे जाए? दो देश में हो गया। तो ये जो बाउंड्री थी बड़ा मजाकिया खेल हो गया। तो तब जो भारत की सरकार थी उसने डिसाइड किया तो चलो बेरूबरी का बहुत ज्यादा उल्टा सीधा केस है, चलो दे देते हैं पाकिस्तान में। तब प्रेसिडेंट ने कहा कि क्या ये अथॉरिटी है पाकिस्तान के पास, सॉरी भारत की पार्लियामेंट के पास, कि वो मन माने तरीके से कोई भी राज्य हाँ बस मन में आया कि दे दो, दे दिया? ऐसे कैसे दे सकते हो भाई, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड ये जो केस था इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ले ली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, thereby necessitated the president's reference, इसलिए प्रेसिडेंट ने इस पे हस्तक्षेप किया और
सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या ये अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास, तब सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब आया उसको डिस्कस करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट डज नॉट कवर द सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंतर्गत, चलो मान लिया तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी भी नए राज्य को भारत में मिला सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम भारत के किसी भी राज्य को विदेशों में दे सकते हो, किसी दूसरे देश को दे सकते हो। ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया और चेतावनी दे दी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ वो देखते हैं। हेंस द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन कंट्री ओनली बाय अंडर आर्टिकल 368। तो अब क्या हुआ कि आर्टिकल 3 जो था उसके लिए 368 का तो हमें प्रोविजन नहीं लागू होना चाहिए था ना। हमने क्या बताया था कि आर्टिकल 3 या 4 के अंतर्गत कोई भी नया स्टेट आता है वो 368 के अंतर्गत कवर नहीं होता। ये देखिए, मतलब कोई भी हम एक्ट लाएंगे तो CAA 368 के अंडर नहीं लाएंगे, लेकिन अगर भारत की पार्लियामेंट देना चाहती है कोई राज्य को किसी दूसरे देश में, तो उसे प्रॉपर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा पूछिए अपनी क्वेरीज को क्वेश्चन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ये एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज consequently the 9th constitutional amendment act 1960 was, sorry, the 9th constitutional amendment of 1960 was enacted to transfer the said territory to constitution। फिर आर्टिकल 368 के अंतर्गत 1960 में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया और उसके द्वारा ईस्ट पाकिस्तान को बेरूबरी की टेरिटरी दे दी गई, क्योंकि बहुत ज्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट था, इसको पाकिस्तान को दे देना ही ठीक था। मतलब ईस्ट पाकिस्तान दैट इज नोन एज बांग्लादेश। और ये पहली बार तब हुआ, तब तो ये बहुत बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसी बस दे दिया। अभी मोदी जी की जब गवर्नमेंट थी 2015 में, तब भी ये हुआ है। बांग्लादेश को 111 जो इंटा जोन थे वो बांग्लादेश को ट्रांसफर किए गए हैं 2015 में, देखिए। ठीक है ना, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, एंड और जो बांग्लादेश था उसने भारत को 51 कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट दिए हैं, मतलब टेरिटरी दी है, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। बॉर्डर उल्टा सीधा है, किसी का घर आधा वहां चला गया, किसी का घर आधा यहाँ आ गया, तो ऐसे में क्या करेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड एंड यू हैव एंजॉयड टुडेस सेशन वेरी वेरी मच। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल यार, प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज योर Rishi, this is your friend Rishi. I think you all have enjoyed this session very very much, so like this video and also do not forget to press the bell icon, subscribe this channel. Okay, so this is your friend Rishi signing off. Thank you very much for listening me.